अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में फोरकास्टिंग टेक्निक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। पहले देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन और फिर समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या और यूज कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज statistical method used to analyze relationship between a dependent variable and one or more independent variables। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल में जो जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उस वेरिएबल में जो चेंज आता है, क्या वो दूसरे वेरिएबल की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी अगर हम एक वेरिएबल से फॉर एग्जांपल वेट, किसी भी इंसान का वेट, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी इंसान के वेट में इंक्रीज और डिक्रीज किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से आ रहा है, से फॉर एग्जांपल हाइट, क्या हाइट के इंक्रीज और डिक्रीज से वेट में फर्क पड़ता है। तो अगर हमें स्टैटिस्टिकली इन दोनों चीजों के दरमियान रिलेशनशिप देखना हो, तो वो जो स्टैटिस्टिकल मेथड है जो इस रिलेशनशिप को बताने के लिए मददगार हो सकता है, उसे हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। इस मेथड का फायदा ये है कि अगर हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि हाँ, वेट चेंज होगा अगर हाइट चेंज होगी, तो हम किसी भी इंसान की हाइट को देखकर उसका एक्सपेक्टेड वेट हम मालूम कर सकते हैं। यानी अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि अगर किसी इंसान की हाइट बढ़ती है, स्टैटिस्टिकल तरीके से मैं आपसे बता रहा हूँ कि हाइट बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता है और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से हम हाइट की मदद से किसी का वेट प्रिडिक्ट कर लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, हम ये देख सकते हैं कि क्या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई ताल्लुक है। क्या अगर हम एक कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ाएं या कम करें तो उसका क्या इम्पैक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर आ सकता है। तो हम स्टैटिस्टिकल तरीके से इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं कि हाँ, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी एक के चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। हम स्टैटिस्टिकल तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। हाइट और वेट जैसे मैंने अभी बताया, लेट्स से आपका जो एग्जाम स्कोर है, क्या उस पर आपकी आवर्स ऑफ स्टडी का इम्पैक्ट है। यदि आप ज़्यादा घंटे पढ़ते हो तो क्या उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। सो आप स्टैटिस्टिकल डेटा उठाएंगे, हिस्टोरिक डेटा उठाएंगे, देखेंगे कि आपने अगर कभी भी एग्जाम्स दिए हो पहले, तो उन एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम के लिए आपने पढ़ा कितना और उसमें स्कोर कितना आया, पढ़ा कितना स्कोर कितना आया, पढ़ा कितना स्कोर कितना आया। तो हमने आपके लेट्स से 5 या 6 एग्जाम्स उठाए और उन 5-6 एग्जाम्स के लिए हर दफ़ा जितने घंटे आपने पढ़ा वो उठाया, और हमने देखा कि जब आपने ज़्यादा पढ़ा तो आपका स्कोर क्या आया और जब आपने कम पढ़ा तो स्कोर क्या आया, और उसकी वजह से उसकी मदद से हम ये देख लेंगे कि क्या इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है या नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब कभी आप फ्यूचर में प्लान करेंगे कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है या इतने घंटे पढ़ना है, जितने भी घंटे आपने पढ़ना है, तो हम उतने घंटों को सामने रखते हुए आपके मार्क्स, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे, वो निकाल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट रिग्रेशन एनालिसिस इज़। अब ये हम स्टैटिस्टिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, और कोएफिशिएंट वो वैल्यू है जिसकी मदद से हम ये पता लगा लेंगे कि क्या दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। नंबर वन, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा उसके मुकाबले में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है और कम करते हैं दूसरा भी कम होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
बट अगर एक वेरिएबल को हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से दूसरा उतना कम हो रहा है या वाइस वर्सा, तो इसका मतलब एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम ये सब मालूम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं और ये इसका थोड़ा-सा फॉर्मूला है। अभी मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। जब फिगर्स हमारे सामने होंगी, तो आपको ये फॉर्मूला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लिहाज़ लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बता दूँ कि इसमें जो x होता है, वो हमारी जो 2 वेरिएबल्स हैं, जिनके दरमियान हमें देखना है रिलेशनशिप है या नहीं है, उसमें से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो x से डिनोट होगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो y से डिनोट होगा। जैसे प्रोडक्शन और कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिट्स। अब इसमें से क्या x है और क्या y है, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें से कौन सी चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। जो डिपेंड कर रही होगी वो y है और जिस पर वो y डिपेंड कर रहा है वो x है। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, टेक फ्यू सेकंड्स, और इन दोनों में से अपने जहन में लेकर आइए कि आपके हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट और यूनिट्स प्रोड्यूस में से क्या x है और क्या y है। सो आई होप आपने अंदाजा लगा लिया होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट y है क्योंकि वो डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी आप जितनी ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। सो प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड कर रही है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। सो ये y है और ये x है। इसी तरह वेट y, हाइट x, क्योंकि वेट हाइट पे डिपेंड करता है, ज्यादा हाइट ज्यादा वेट। एग्जाम स्कोर y है और आवर्स ऑफ स्टडी x है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। सो स्कोर डिपेंड कर रहा है आपके आवर्स पर। अब ये जो r की वैल्यू है, ये क्या आ सकती है और क्या आएगी, तो हम उससे क्या नतीजा निकालेंगे। याद रखिएगा, r की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, यानी मैक्सिमम 1 आ सकती है और कम से कम -1 आ सकती है। -1 से कम नहीं आ सकती या इनके बीच में आएगी। सो द वैल्यू ऑफ r should be less than equal to 1 or greater than equal to -1। सो साइन थोड़ा सा ये गलत हो गया। सो इट शुड बी द सेम साइन, जो ये है वो इस तरफ भी यहाँ पर आएगा। सो लेट मी करेक्ट इट। सो ये ऐसे नहीं है, दिस विल बी लाइक दिस। सो द वैल्यू ऑफ r should be less than equal to 1 but greater than equal to -1। that's the range। अब अगर r की वैल्यू 1 आती है तो हमें क्या पता चलता है? r की वैल्यू 1 अगर आ जाए तो इसका मतलब है देयर इज अ परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी जो दो वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, से फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड कॉस्ट। आपको पता है कॉस्ट हमारी y होती है और यूनिट्स हमारे x। सो अगर यूनिट्स और कॉस्ट में r की वैल्यू 1 आ जाए, यानी सॉल्व करने से 1 आ जाए, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बिल्कुल डॉट सारे एक लाइन में स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं। यानी ये x की वैल्यू है, इतने यूनिट्स हैं तो इतनी कॉस्ट है, फिर इतने यूनिट्स बनाए तो ये कॉस्ट आई। सो इफ दिस इज द केस, वैल्यू ऑफ r विल बी 1 एंड इट्स परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। एंड इसका मतलब ये है कि कॉस्ट में जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में चेंज की वजह से आ रहा है। यानी अगर आप यूनिट्स नहीं चेंज करेंगे, कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी। कोई और फैक्टर नहीं है जो कॉस्ट को चेंज करता हो, जैसे कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब चीजें महंगी हो जाना, और अगर आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, आप यूनिट्स नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसका मतलब कॉस्ट यूनिट्स के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से भी आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट में चेंज आ रहा होगा और यूनिट्स के इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से भी आ रहा होगा, यानी वाई एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा रीजंस की वजह से चेंज हो रहा होगा, तो फिर आर की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। आर की वैल्यू 1 आने का मतलब है कि वाई की और एक्स की जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो वो सिर्फ इन्हीं दोनों के दरमियान है, और कोई फैक्टर नहीं है जो वाई को चेंज कर रहा है।
इसी तरीके से अगर r की वैल्यू -1 आ जाए, यानी कि डॉट्स भी बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये +1 ये है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। जैसे-जैसे यूनिट्स बढ़ाएँगे, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ r -1 है, यानी जैसे-जैसे आप यूनिट बढ़ाएँगे, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, या यूनिट्स के अलावा कोई भी वेरिएबल है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आप वो काम ज़्यादा करते हैं, तो आपके मार्क्स कम, आपकी जो y है वो कम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आप छुट्टियाँ ज़्यादा करेंगे, आप क्लासेस ज़्यादा स्किप करेंगे, मिस करेंगे, तो आपके मार्क्स हो सकता है कम आ जाए। तो जितने ज़्यादा एब्सेंट्स होंगे, उतने कम मार्क्स होंगे। जितने कम एब्सेंट्स होंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो रिलेशनशिप नेगेटिव होगी। वाइस यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर डॉट्स बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हैं, तो ये शो करता है परफेक्ट रिलेशनशिप। यानी y ओनली x पे डिपेंड करता है, जो भी वेरिएबल आपने x एक्सिस पे लिया हुआ है, तो y एक्सिस का वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाले वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर वो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप क्लास में हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके मार्क्स का आपके एब्सेंटिज़्म के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप है। उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जो आपके मार्क्स को चेंज कर रहा है। मैं जस्ट थ्योरेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट मैं इस वक़्त उसका अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मार्क्स सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कम आते हैं कि आप एब्सेंट होते हो, तो फिर ये परफेक्ट रिलेशनशिप कहलाएगी। अगर आपके डॉट्स ज़्यादा ऊपर की तरफ रहे हैं, यानी अगर आप इनके बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन ऊपर की तरफ ही दिख रही है। लेकिन जो आपके डॉट्स हैं, तो कभी ऊपर हैं, कभी नीचे हैं। ये देखें, ये अब आ रहा है। एक लाइन में नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो y एक्सिस पे आपने वेरिएबल लिया हुआ है, वो x एक्सिस के वेरिएबल की वजह से उसमें चेंज तो आ रहा है और पॉजिटिव है। यानी x एक्सिस बढ़ रहा है, तो y भी बढ़ रहा है। इतना परफेक्टली नहीं हो रहा है, यानी इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो एबनॉर्मली y की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। यानी कभी ज़्यादा, कभी कम वैल्यू आ रही है y की, इसका मतलब कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है। सो y जो है, जब वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो उसका किसी भी एक फैक्टर के साथ रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा। तो मैं चूंकि जब रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, किसी एक फैक्टर के साथ उसका रिलेशनशिप देख रहा होता हूँ। यानी अगर मैं कॉस्ट देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यूनिट्स के साथ उसका रिलेशनशिप देख रहा हूँ, मैं बाकी फैक्टर्स के साथ उसको नहीं देख रहा। तो ऑब्वियसली जब ये एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी एक पर वो 100% डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसा इसका जो रिलेशनशिप होगा, वो लेस देन 1 आएगा, यानी r की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इट विल बी लेस देन 1 विद x। और जो बकिया है, वो इसका मतलब वो उसका इम्पैक्ट दिखा रहा है, दूसरे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर दिखा रहा है। तो इसकी वैल्यू हो सकता है 0.9 हो, 0.99 हो, 0.6 हो, 0.7 हो, कुछ भी हो सकती है। बट 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी, लेकिन हाँ, 0 से ऊपर होगी, क्योंकि रिलेशनशिप है। आप एक पैटर्न बना सकते हो। आपकी जो लाइन है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो पता चल रहा है कि जैसे-जैसे x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, लेकिन नॉट इन अ परफेक्ट अलाइनमेंट। तो इसको कहते हैं हम पार्शियली पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉल्ड पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसी ही लाइन अगर नीचे की तरफ आ रही होगी, तो बाकी सारी बातें वही हैं, यानी y डिपेंड करता है एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर, इसलिए जो उसका रिलेशनशिप x के साथ आ रहा होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा, यानी -1 नहीं होगा। -1 और 0 के बीच में होगा, ना 0 होगा, ना -1 होगा, इनके बीच में होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइन नीचे की तरफ आ रही है। जैसे-जैसे x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, लाइन नीचे आ रही है, बट परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको डॉट्स जो हैं, वो एक ही लाइन में नज़र नहीं आ रहे, शोइंग दैट देयर आर अदर फैक्टर्स एज़ वेल जो y को चेंज कर रहे हैं। और इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, जिसमें आप कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं कर सकते हो, फिर मैं आपको उस लाइन जब मैं ड्रॉ करूँगा, ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, तो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप कि ऊपर जा रही होगी, नीचे आ रही होगी। जब लाइन ऐसी स्कैटर्ड होती है, डॉट्स ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, इसमें r की वैल्यू 0 होती है,
मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप, यानी x का और y का कोई रिलेशनशिप, आप x की मदद से चाहो भी तो y प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि पैटर्न क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं, बताओ x की वैल्यू ये है, अगर x की वैल्यू ये हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यू इस पैटर्न को देखकर तो आप नहीं बता सकते हो, और यस इन पैटर्न्स को देखकर आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ x कितना होगा, तो बताइए y क्या होगा, तो आप यहाँ से इसको ऐसे ले जाओगे और यहाँ से चेक कर सकते हो कि अगर इस लाइन को हम मान लें तो आपकी y की वैल्यू ये होगी, ये y की वैल्यू होगी अगर x है। हाँ, हिस्टोरिकली इस लाइन से या तो y की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होती है या नीचे होती है, तो इस पॉइंट पर भी थोड़ी सी या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर सकेंगे, उसके करीब करीब की वैल्यू प्रेडिक्ट कर देंगे। इसलिए जब आपकी जो आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो वो परफेक्टली पॉजिटिव नहीं कहलाती है, वो कहलाती है पार्शियली पॉजिटिव, और ये हमारी होती है पार्शियली नेगेटिव। तो ये पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आप परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और आप जो भी x की y की वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे इसकी मदद से, वो y के एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। हाँ, अगर सारे डॉट्स इस लाइन पर होते थे हिस्टोरिकली भी, तो फिर आप प्रेडिक्शन परफेक्ट कर सकते थे कि इस केस में होता है परफेक्टली पॉजिटिव एंड परफेक्टली नेगेटिव। इसमें आपकी जो डॉट्स हैं सारे के सारे एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है। इसका मतलब फ्यूचर में भी कभी अगर y की वैल्यू आपको पता हो और आपको y की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप एग्जैक्टली मालूम कर सकते हो, यानी आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और क्योंकि पार्शियली वाले में आपकी सही वाले सही मालूम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मुकाबलतन परफेक्टली कम होती है। इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि जब हम आर की वैल्यू निकालें तो 1 के जितने करीब हो या -1 के जितने करीब हो उतना अच्छा है। इन दोनों से वो जितनी दूर होगी, यानी जितना वो 0 के करीब होगी आर की वैल्यू, उतनी आपकी जो भी फोरकास्टिंग होगी वो कम रिलायबल होगी। इसके ऊपर आपका जो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और आपको पता होगा यार ठीक है प्रोडक्ट तो कर ली वैल्यू, बट शायद उतनी एक्यूरेट नहीं है। आर एक बहुत 1 के बहुत करीब होगी या -1 के बहुत करीब होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर कि हाँ, क्योंकि हिस्टोरिकली भी इतनी परफेक्टली रही है, तो आगे भी हमें लगता है जो हमने प्रेडिक्ट किया है वही होगा। सो ये है इम्पोर्टेंस आर की वैल्यू की। अब कुछ और वैल्यूज आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आर की वैल्यू अगर जैसे मैंने कहा पार्शियल आती है, तो पार्शियल के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर आर की वैल्यू 0.7 के बराबर या उससे ज्यादा हो लेकिन 0.9 से कम हो, या आर की वैल्यू 0.9 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, यहाँ बराबर नहीं है, कम है, और 1 से कम हो, 1 से कम हो। अब अगर 1 से कम है तो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन 0.9 बराबर या 0.9 से ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वेरी स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है आर की वैल्यू क्या थी। तो याद रखिएगा जब आपको ये देखना हो स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आर के साइन को इग्नोर कर दें और देखेंगे वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू है 0.96 प्लस या माइनस, तो माइनस एंड प्लस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब माइनस साइन और प्लस साइन के बगैर एक दफा देखें कि इसकी वैल्यू क्या है। 0.96 है, तो प्लस या माइनस को छोड़ दें, और ये देखिए कि क्या अब ये इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इज मोर देन 0.96 एंड बट लेस देन 1, तो अब आप कहोगे इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हो गया। अब आप साइन देखिए, अगर ये माइनस में है तो आप बोलोगे वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, और अगर ये प्लस में है तो देखिए तो लिखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी तरीके से इस रेंज में अगर आता है तो इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर 0.7 से भी नीचे जाता है बट 0 से ऊपर है, तो आप कहेंगे रिलेशनशिप तो है क्योंकि 0 से ऊपर है, बट 0.7 से कम है, तो इसका मतलब ये बहुत वीक रिलेशनशिप है,
एग्जाम में आपको आर की वैल्यू हो सकता है दे दें कुछ भी, और फिर उसके बाद आपको देखना हो कि वो स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और आपने करेक्ट आंसर करें। सो ये तो है रेंज ऑफ कोरिलेशन। याद रखिए ये जो ग्राफ्स थे, ये जो आपके सामने सारे ग्राफ्स थे, इनको स्कैटर ग्राफ्स कहते हैं, ये हमारे स्कैटर ग्राफ्स कहलाते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट